इन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल पॉइंट दिख रहे हैं जो आपने सेंट्रॉइड, इनसेंटर, सरकम सेंटर, एक्सेंटर और ऑर्थो सेंटर पढ़ा, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड कॉमा इनसेंटर कॉमा सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर कोइंसाइड। ये चारों के चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पर बनते हैं। मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड भी वही होता है, इन सेंटर भी वही होता है, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पर बनते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर कोलिनियर। ये चारों कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पर आते हैं। यदि ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस रहा तो ऑल दी 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। थर्ड पॉइंट, इन राइट एंगल ट्राइंगल वो पॉइंट जिस पे राइट एंगल फॉर्म होता है, जहां पर राइट एंगल बनेगा, वो पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर होता है। मतलब यहाँ जो वर्टेक्स बी है वो ऑर्थो सेंटर एच होगा, और ये जो एसी है, इस एसी का मिड पॉइंट ये होता है आपका सरकम सेंटर। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में द वर्टेक्स एट विच राइट एंगल फॉर्म is orthocenter and midpoint of hypotenuse is circumcenter of the triangle। ये राइट एंगल ट्राइंगल में खासियत होती है। इक्विलैटरल में एक पॉइंट पर बनते हैं, आइसोसेलेस में एक लाइन पर बनते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म होगा वो वर्टेक्स आपका ऑर्थो सेंटर बनाएगा, और बची हुई जो अपोजिट साइड है हाइपोटेनियस जो है उसका मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता है। और चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी जो इसका है वो ये है कि अब यदि आपका ट्राइंगल कोई भी रहे, इन एनी ट्राइंगल, कम से कम ये 3 पॉइंट ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये 3 तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं। और इन कोलिनियर में भी खासियत ये होती है कि जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब यदि आपको इन 3 में से कोई भी 2 दिए हैं तो आप तीसरा फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर and centroid divides line segment joining orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे जब भी आपको क्वेश्चन इन पर बेस्ड आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चारों प्रॉपर्टी का। एक क्वेश्चन में आपको मैं यूटिलाइजेशन बता देता हूँ।
देखिए, so now we moving on to the page number second. क्वेश्चन देखिए, ऑलरेडी अपन ने एक क्वेश्चन इसमें किया था, एक बार और आप उस क्वेश्चन को समझ लें। जैसे मैंने आपको दिया है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल formed by the points 0, 0, 2, 0 and 1, √3। अब आप ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में यदि आप इन तीनों पॉइंट्सों को ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के बाद ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। मतलब सॉल्यूशन में व्हेन वी प्लॉट ऑल दी पॉइंट्स, ये अपना 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो आपका एक वर्टेक्स ओरिजिन पर दिया है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये है ए 0,0। बी पॉइंट जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे लिया गया है, ये हो गया पॉइंट बी। और जब आप सी को प्लॉट करेंगे तो सी है आपको गिवन है 1, √3, यह है वर्टेक्स सी। तो इससे जब आप इनको सबको ज्वाइन करेंगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देता है। ये जो ट्रायंगल एबीसी बनता है ये इक्विलैटरल है। तो है इक्विलैटरल क्योंकि तीनों साइड का लेंथ इसमें 2 आता है। यदि आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये लेंथ कैलकुलेट करें तो ये 2 आती है, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये लेंथ v2 आएगी, और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये लेंथ v2 आएगी। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब यदि इस क्वेश्चन में मैं यदि आपको ये 3 वर्टेक्स दूं और मैं चाहे इसका सेंट्रॉइड पूछूं, इन सेंटर पूछूं, सरकम सेंटर पूछूं, ऑर्थो सेंटर पूछूं, सारे के सारे एक ही पॉइंट पर बनेंगे। और सबसे ज्यादा इजी कैलकुलेट करना जो होता है वो होता है सेंट्रॉइड। तो इसलिए आपको कुछ भी पूछा है आप सेंट्रॉइड निकाल के आ जाइए। यदि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो हमेशा आप ट्रू होंगे, मतलब सही होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको इन सेंटर पूछा था, तो इसका जो इन सेंटर होगा वही इसका सेंट्रॉइड होगा, वही सरकम सेंटर होगा और वही आर्थो सेंटर भी होगा। देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन आर्थो सेंटर, सॉरी इन सेंटर पूछा है आपसे, so in this question in center is सेंट्रॉइड के बराबर होगा। और सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे आप, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, मतलब 0 + 2 + 1/3, और तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम बाई 3। तो एंड देयरफॉर इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 1,1/√3। तो दिस इज योर आंसर। यही सेंट्रॉइड है, यही सरकम सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही इन सेंटर भी होगा। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पेज, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ
coordinate of centroid is 2, 3 and orthocenter is -1, 4, then find coordinate of circumcenter। इस क्वेश्चन में आपको सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जो अभी आपने आज प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि आप जानते हो सॉल्यूशन में कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर होते हैं। यहाँ पर एच होता है और उसके बाद सेंट्रॉइड आता है और फिर सरकम सेंटर आता है। ये जी है और ये सरकम सेंटर है ओ। आपको क्वेश्चन में सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया है जी का 2, 3। आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 4 और यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर। तो हमने इसको x, 1 ले लिया। अब आप ये भी जानते हो प्रॉपर्टी में लिखाया कि सेंट्रॉइड जो डिवाइड करता है वो रेशियो 2:1 होता है। मतलब ये रेशियो 2 और ये रेशियो जो है वो आपका 1 होता है। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब आप जानते हो सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब ये 2 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई। तो सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट है मतलब 2, ये कितने के बराबर होगा? 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -1, तो -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 + 1, 3। और सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट होगा ये 2 इंटू वाई मतलब 2y, 1 इंटू 4 मतलब 4, डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, ये 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 2x, और यहाँ पर 3 3 जा 9, 4 को ट्रांसफर करेंगे 2y। सो फाइनली एक्स वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है? x का वैल्यू आएगा 7/2 और y का वैल्यू आएगा 5/2। इस तरीके से वी गेट अवर सरकम सेंटर। 2 दिया है, तीसरा आप निकाल सकते हो। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। तो ये ओवरऑल अपन ने अभी तक सम स्पेशल पॉइंट्स ट्राइंगल के लिए पढ़े। सेंट्रॉइड, इंसेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर और ऑर्थो सेंटर। और लास्ट में हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और साथ में कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इनको आप याद रखिए, आपको हेल्प करेंगे ये। तो अभी तक आपने इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल और सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल 4 टॉपिक पे डिस्कशन किया। और इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक अब मैं ले रहा हूँ वो है लोकस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लोकस, 4th पेज, नेक्स्ट हेडिंग लोकस।
तो नेक्स्ट हेडिंग है लोकस। तो देखिए लोकस क्या होता है। सबसे पहली बात, जब आपको लोकस पूछा जाए तो लोकस किसी पॉइंट का पूछा जाता है। मतलब लोकस जो होता है वो किसी पॉइंट का होता है। सेकंड थिंग, लोकस क्या होता है, तो लोकस का मतलब होता है पाथ। मतलब आप सभी बच्चे जैसे घर से निकल के मोमेंटम जब भी आएंगे, तो मोमेंटम आने के लिए आप कोई ना कोई पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेंगे। जिस पाथ को फॉलो करते हुए आप मोमेंटम पहुंचेंगे, वो पाथ आपका लोकस कहलाएगा। मतलब लोकस का मतलब इनडायरेक्टली यदि इन शॉर्ट बोला जाए, कभी समझने के लिए बोला जाए, लोकस वर्ड कभी भी आता है, किसी भी क्वेश्चन में आता है, तो लोकस का मतलब होता है पाथ। अब पाथ तो कई सारे हो सकते हैं, बट आपको मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड पाथ ही पढ़ने हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये 5 ही स्टैंडर्ड पाथ हैं जो आपने बनाने हैं। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। तो ऐसे पाथ बनाने के लिए हमको मूविंग पॉइंट पर कुछ ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस डालनी पड़ेंगी, और उन ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन से जो पाथ आपको मिलेगा, वो पाथ आपका इन स्ट्रेट लाइन में, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला में से कुछ एक हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसे ही ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन दिए जाएंगे जिससे जो आपका पाथ बने, वो या तो स्ट्रेट लाइन बने, या सर्कल बने, या पैराबोला बने, या इलिप्स, या फिर हाइपरबोला। इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। तो ओवरऑल इन सारी बातों को मिला के सबसे पहले अपन डेफिनेशन ऑफ लोकस लिख रहे हैं यहाँ पर, कि डिफाइन कैसे करेंगे लोकस को। तो फर्स्ट वी डिफाइन लोकस। तो लोकस का जो डेफिनेशन है वो आप लिखें यहाँ पर, कि लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट is a path which is traced out by a point and which moves under given geometrical conditions। ये डेफिनेशन है कि लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस का मतलब पाथ होता है जो एक ऐसा पॉइंट बनाए जो कि कुछ ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो वो पॉइंट जिस भी पाथ पे मूव करेगा, उस पाथ को, उस पॉइंट का हम लोकस बोलेंगे। ये बस 2-3 लाइन का डेफिनेशन है लोकस का, कि locus of a point is path which is traced out by a point and which moves under given geometrical conditions। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। लोकस का कोई भी क्वेश्चन आता है, देयर आर ओनली 3 स्टेप्स जिस पे आप चलकर लोकस की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, लोकस फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है इसमें, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग लोकस। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, 3 ही स्टेप है, बस 3 स्टेप में लोकस आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, लेट
the coordinate of moving point be h, k। सबसे पहले जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस मूविंग पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट हम h, k मान लेते हैं। ये सबसे पहला स्टेप हो गया, h के मान लो। दूसरा स्टेप है फाइंड relation between h and k by given geometrical conditions and simplify it। और दूसरा स्टेप है, फिर आपने एच के में एक रिलेशन फाइंड करना है और वो रिलेशन जितना भी सिंप्लीफाई हो सके उसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई इट। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप, आफ्टर replacing h with x and k with y, we get required locus of point। और उसके बाद h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो तो आपको लोकस मिल जाएगा। भाई इतनी सी बात है। तो पहला स्टेप है जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच के मानो। दूसरा है एच के में रिलेशन फाइंड करके सिंप्लीफाई करो। और तीसरा और लास्ट स्टेप है एच की जगह एक्स और के की जगह वाई लिख दो। अब आप इस क्वेश्चन में देखें कि इसमें ये जो तीन स्टेप्स जो हैं, इनमें तीन स्टेप्स में पहला और तीसरा जो स्टेप है, ये जब आप अपने क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में लिखेंगे तो प्रॉपर इसी मेथड से लिखेंगे। पहले एच के मानेंगे, फिर एच के में रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर एच की जगह एक्स, के की जगह वाई लिखेंगे। बट जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी करेंगे तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते वक्त हम डायरेक्टली एच के की जगह एक्स वाई ही मानेंगे, क्योंकि आपने पहले एच के लिखना है और बाद में एच की जगह एक्स, के की जगह वाई लिखना है। मतलब पहला और तीसरा स्टेप जो है वो बिल्कुल बेकाम का है। लेकिन जब एक प्रॉपर वे में आप लिखते हैं स्कूल एग्जाम में, तब आप इसको ऐसे ही मान के लिखिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स काटे जाएंगे। बट जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपन एच की जगह सीधा एक्स वाई लिखेंगे, क्योंकि बाद में चल के हमको एच की जगह एक्स वाई ही लिखना होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते वक्त अपन डायरेक्ट एक्स वाई लेके चलेंगे और सीधा एक्स वाई में रिलेशन अपन को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अब आप ये समझ पा रहे हैं कि पूरी मेथड में केवल सेकंड स्टेप पर इम्पोर्टेंट। ये स्टेप आपको यदि सही सही मिल गया, आपने उसको सही सही सिंप्लीफाई कर लिया, तो आप बिल्कुल लोकस के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन स्टेप केवल सेकंड स्टेप है कि आप एच के में रिलेशन फाइंड करो, उसको सिंप्लीफाई करो बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसको डिस्कस कर रहा हूँ। Done. इसका पेज नंबर 5 लें अब।
क्वेश्चन है कि if a 2,3 and b 6,7, b 2 fixed points, then find locus of point P which moves so that PA बराबर PB। तो देखिए ये है क्वेश्चन। हमको ऐसे पॉइंट, देखिए A और B बिल्कुल फिक्स पॉइंट है, वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ P, और ये जो P है वो A और B से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। तो हमको P का लोकस बताना है कि P किस पाथ पे चलेगा। अब देखिए आप सॉल्यूशन समझें इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन में आपको ये दो फिक्स पॉइंट दिए, ये फिक्स कर दिया 6,7, और ये भी फिक्स्ड है 2,3। These are the two fixed points, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। और हमको ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए, ये है पॉइंट P। अब जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको अपन एच के मानते हैं। ये पहली स्टेप होगी अपनी, आपको यही बताया था, जिसका लोकस निकालना उसको एच के मान लो। अब आपको ये बोला है कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका ए और बी से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। मतलब यदि पॉइंट की पोजीशन अभी यहाँ पर है तो ये पी ए और पी बी दोनों कैसे होना चाहिए, बराबर। मान लो पॉइंट यहाँ पर आया तो भी ये डिस्टेंस दोनों कैसी होना चाहिए, बराबर। पॉइंट यहाँ पर आया तो दोनों डिस्टेंस तब भी कैसी होना चाहिए, बराबर। ये पॉइंट पी की पोजीशन है, और हर बार जो पी जिस भी पॉइंट पर मूव करेगा वो पॉइंट से ए और बी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि हमको ये दिया है पी ए बराबर पी बी। तो हमको पॉइंट पी का पाथ निकालना है। तो देखिए ये किस पाथ पे चलता है, यदि आप इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद आपको ये मिलता है पाथ, ये पाथ आएगा इसका, इस पाथ पे चलेगा ये। और ये पाथ आप देख रहे हो, ये पाथ एक स्ट्रेट लाइन है। तो हाउ वी फाइंड दिस स्ट्रेट लाइन, ये लोकस अब हम कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको वो बाई मेथड बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन का मतलब था वो मैंने यहाँ पे समझाया। ए और बी फिक्स पॉइंट थे, पी को मैंने मूव करके दिखाया, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि हमेशा ए और बी से डिस्टेंस सेम है। तो जो लोकस बनेगा, जो पाथ बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमने यहाँ पर देखा है। और अब मैं इस पाथ को आपको निकाल के बता रहा हूँ सॉल्व करके बाई मेथड। तो मेथड का पहला स्टेप ये था कि मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप एच कॉमा के ले लो, तो हमने एच कॉमा के ले लिया। अब दूसरा स्टेप क्या बोलता है, दूसरा स्टेप बोलता है कि आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एच के में रिलेशन बनाना है और उसको सिंप्लीफाई भी करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो देखिए अब अपन रिलेशन बनाते हैं, तो सेकंड स्टेप अपन ले लेते हैं अब यहाँ पर। तो सेकंड स्टेप ये है कि सिंस वी गिवन दैट पी ए बराबर पी बी, पी ए का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए। तो पी हमारा एच कॉमा के है,
और ये 2,3 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का। ऐसे ही पी बी, पॉइंट पी और बी के बीच का डिस्टेंस h माइनस 6 का स्क्वायर और k माइनस 7 का। ये हो गया पी ए बराबर पी बी। और अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है अब अपन को, रिलेशन फाइंड करके सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए वे वी स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब अपन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाते हैं। अब अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4, और यह आएगा के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। इसको ओपन करेंगे एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36, और इसको ओपन करेंगे के स्क्वायर माइनस 14k प्लस 14। फिर आपका ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाता है। 12h को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 12h हो जाएगा, तो प्लस 12h माइनस 4h, ये आता है 8h। इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस 14k माइनस 6k, तो प्लस 8k आएगा। और अब डिजिट्स को देख लीजिए, तो 49 प्लस 36 85 होगा, और इस 85 में से 13 सबट्रैक्ट हो जाएगा जाके, 13 सबट्रैक्ट करोगे तो 72 बचेगा, तो ये आता है 72। तो आप सिंप्लीफाई कर लेना, इतना आता है। अभी और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से डिवाइड करने के बाद वी गेट h प्लस के बराबर 9, और h का प्लस के बराबर जो 9 आया ये अपना सिंप्लीफाई हो गया, इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता। अब अपन ने फाइनल आंसर ही लिखना है, और आपको थर्ड और लास्ट स्टेप बताई थी क्या कि रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लोकस इज h की जगह पर x और k की जगह पर y, तो ये आ जाता है लोकस। मतलब इसका जो लाइन की इक्वेशन आएगी ये x प्लस वाई बराबर 9 आएगी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो लोकस एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 9 आएगा। ये है लोकस के स्टेप। कोई भी क्वेश्चन दिया हो भाई, फर्स्ट और लास्ट स्टेप तो कंफर्म है, h के मानो और एक्स वाई लिखो। मेन स्टेप ये है कि आपने विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन एच के में रिलेशन फाइंड करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए अब इसमें एक बात और देखें। अब आप देख रहे हो कि ये जो लोकस आया है एक स्ट्रेट लाइन आई है, और ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये जो लोकस बनता है, ये एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। मतलब ये ए बी पे परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है। ये जो बनेगा लोकस, जिस पाथ पे ये पॉइंट चल रहा है, वो पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी करता है। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप इस लोकस की इक्वेशन को बाई मेथड तो निकाल ही सकते हैं, बट जो हम पहले पढ़ के आए आप उससे भी इसको निकाल सकते थे। यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, और आप एल्टीट्यूड पढ़ के आए हो, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि आप एल्टीट्यूड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो वही कंसेप्ट मैं अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
दूसरा तरीका इस लोकस को फाइंड करने का वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है। तो इसमें आप एक चीज और सीख जाएंगे कि परपेंडिकुलर की इक्वेशन आप कैसे निकालते हो। हमको ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना, आंसर मेरे को पता है, इतना आना चाहिए, मैं इसको निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, बट अपन दूसरी मेथड से निकाल रहे हैं कि हाउ वी कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब आप देखिए, ये जो लाइन है ये इस AB पे परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस AB का स्लोप निकालेंगे। आप स्लोप निकालना जानते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि 4 अपॉन 4 आएगा 1। तो इस AB का स्लोप 1 आता है, और यदि AB का स्लोप 1 है तो उस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 होगा, क्योंकि आप जानते हो यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो इसलिए हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर, इसको अपन एल नाम दे देते हैं, जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, जिसकी इक्वेशन अपन को निकालनी है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल बराबर 0 इज -1। इसका स्लोप +1 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 हो जाएगा। तो मेरे को इस लाइन का स्लोप पता चल गया। अब आप देख रहे हो कि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये पॉइंट M जो है वो मिड पॉइंट होगा। तो अपन यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से M का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो 2 प्लस 6 अपॉन 2 का वैल्यू 4 आएगा, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 5 आएगा। तो ये जो लाइन है ये 4,5 से पास हो रही है। तो अपन को पॉइंट भी पता चल गया लाइन पर। तो अपन अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन L बराबर 0 इज, तो आपको क्या बताया था एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 क्या है यहाँ पर 5 इज इक्वल टू स्लोप -1 है और इंटू x माइनस, अब आप इसको ओपन कर लीजिए, y माइनस 5 इज इक्वल टू ये x को इधर और 5 को इधर कर देना, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 9। यही पहले भी आया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनती है ये, और इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लोकस की मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करें। थोड़ा सा ही चेंज करता हूँ मैं क्वेश्चन में, आप ट्राई करके फाइनल आंसर मेरे को बताओ। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए कि इफ
a comma 0 and minus a comma 0 be two fixed points, then find locus of P which moves so that the angle APB is 90 degree. एंगल APB 90 डिग्री. ये लोकस आपने फाइंड करना है. आपके ऑप्शंस हैं which one is correct. You have 3 minutes only and your time starts now. करिए इसको ट्राई. जिसका भी आंसर आ जाएगा मेंशन करेंगे चैट बॉक्स में. नहीं आ रहा है. 3 मिनट हो गए हैं आपके पूरे. चलिए तो आप ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को अभी मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ.
आप इसको अभी बैठ के और सॉल्व करो, क्योंकि आना ये ज़रूरी है। और आफ्टर 15 मिनट्स विथ सेम आईडी पासवर्ड आप फिर से लॉगिन करिएगा। ऐसे ही लोकस के कुछ क्वेश्चन अपन और डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है? वो क्लास आपका 5:15 से शुरू होके 6 बजे खत्म होगा। और जितना भी मैंने ऑफलाइन में अभी बताया है बच्चों को, उतना आपका भी डिस्कस हो चुका है। यही टॉपिक चल रहा है, यही क्वेश्चंस आज मैंने क्लास में कराए थे, ठीक है? कुछ और क्वेश्चन अपन एडिशनल कर लेंगे, लोकस पे भी और जो प्रीवियस आपने टॉपिक्स पढ़े उन पर भी। तो अगले 45 मिनट्स में अपन कुछ इम्पोर्टेंट सम इन्हीं पर बेस करने वाले हैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको ट्राई कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी डाले थे, आप उनको भी ट्राई करिएगा, ठीक है? वो सब आप क्वेश्चन बनाते रहें, सब इसी से रिलेटेड है। अगला चैप्टर, अब जो टेस्ट है वो इसी चैप्टर पर आएगा, ठीक है? तो आफ्टर 15 मिनट्स विथ सेम आईडी पासवर्ड आप फिर से री एंटर करेंगे। तब तक के लिए बाय।